हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर रामकृष्ण मिशन आईटीआई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के जो फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर है, हालांकि ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड के हमेशा ही काम में आता है, ऐसा एक चैप्टर जिनका नाम है रेफ्रिजरेंट, उसके बारे में कुछ टॉपिक लेके डिस्कस करूँगा। टॉपिक क्या है वो लिख भी रखा है मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो आइए आज हम बहुत अच्छी तरह एग्जाम्पल के माध्यम से जो जो प्रॉपर्टीज होते हैं रेफ्रिजरेंट का उसको एक इलाबोरेटली और पूर्ण तरह समझते हैं। तो जो एक रेफ्रिजरेंट क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग साइकिल के जो एक फ्लूइड ज़रूरत होता है इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, जो ठंडा प्रोड्यूस करना, उसके लिए हमें एक फ्लूइड का ज़रूरत होता है जिसका नाम है रेफ्रिजरेंट। तो वो रेफ्रिजरेंट हमें जब यूज़ करेंगे साइकिल में या सिस्टम में, तो उस रेफ्रिजरेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, उसका कुछ गुण होना चाहिए। अगर ये गुण नहीं रहेगा तो वो फ्लूइड या फिर वो रेफ्रिजरेंट यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो वो गुण क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए, आज उसके बारे में हम लोग टोटल नॉलेज लेंगे, पूरा नॉलेज लेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिख रखा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उबाल बिंदु, मतलब किस टेम्परेचर में वो रेफ्रिजरेंट बॉयल होगा। तो ये एक अच्छा रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये शुड बी लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आइए ये क्यों होना चाहिए उस पॉइंट को हम एक टीएस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो टीएस डायग्राम में जो रेफ्रिजरेशन साइकिल के 4 पार्ट है, इवापोरेशन, कंप्रेशन, कंडेंसेशन एंड एक्सपेंशन, ये हम समझते हैं। तो इवापोरेशन अगर यहाँ है, अगर रेफ्रिजरेंट अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, उसका बॉयल पॉइंट अगर लो होगा तो वो क्या होगा, अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा। बॉयल हो जाने के बाद उसमें वेपर जनरेट होगा, और वेपर जब यहाँ पहुंच जाएगा कंप्रेसर में, जहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस होगा, तो कंप्रेसर में अगर वेपर पहुंच जाएगा अच्छी तरह तो वो फिर कंप्रेस होकर कंडेंसर में पहुंच जाएगा और पूरा प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट लो ना होके हाई होता है तो यहाँ जाके वो क्या होगा, अच्छी तरह बॉयल नहीं हो पाएगा। जो स्पेस से जितना भी हीट उसको मिलेगा उस हीट से वो बॉयल नहीं हो पाएगा। तो बॉयल ना होने के कारण यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर में लिक्विड और वेपर के मिक्सचर में जाएगा। तो लिक्विड और वेपर के मिक्सचर में अगर जाएगा तो कंप्रेसर को क्या करेगा, धीरे धीरे खराब कर देगा, या फिर कंप्रेसर का वर्कलोड बढ़ जाएगा। और अगर लिक्विड पहुंचता है, लिक्विड फ्लड बैक होता है, तो वो कंप्रेसर को धीरे धीरे खराब ही कर देगा। इसलिए मेरा क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो फिर अच्छी तरह इवापोरेट होगा, इवापोरेट होके वेपर होके कंप्रेसर में पहुंचेगा और कंप्रेसर को खराब नहीं करेगा। कंप्रेसर का जो काम करने का तरीका है या फिर उसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो अच्छी तरह मेंटेन रखेगा, और रेफ्रिजरेशन साइकिल का सीओपी भी अच्छा होगा। सीओपी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो इस कारण से हम लोग क्या समझे कि रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है शुड बी लो। अब आते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि कब वो जमता है, जमना स्टार्ट होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ये भी लो होना चाहिए। अब समझते हैं क्यों लो होना चाहिए। तो अगर रेफ्रिजरेंट जो हम फ्लूइड उसमें यूज करना है कोई सिस्टम में, अगर वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत जल्दी वो फ्रीज हो जाता है तो वो क्या करेगा, कंडेंसर से निकल के जब वो एक्सपेंशन डिवाइस होके इवापोरेटर में पहुंचेगा तो वहां वो क्या करेगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा। जमना स्टार्ट होने के बाद वो सिस्टम को क्या करेगा, जाम कर देगा, उसके फ्लूइडिटी नहीं रहेगा, वो सिस्टम को पूरा चोक कर देगा। तो इस कारण से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर H2O या फिर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके मुकाबले अगर R134a, ये एक रेफ्रिजरेंट है R134a, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है -103 डिग्री सेंटीग्रेड, समथिंग लाइक दैट, 101 या 103 है। और एमोनिया अगर लेते हैं तो उसका है -78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग यहाँ पर कंपैरिजन पे देख सकते हैं, ये तो रेफ्रिजरेंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस में है, और पानी का क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे काफी ज्यादा है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट।
तो पहले जब रेफ्रिजरेंट इन्वेंट हुआ था तो पानी को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पानी जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचता है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। इस कारण से धीरे धीरे केमिकल कंपाउंड्स यूज हुआ, R134 है या फिर और भी जितना भी रेफ्रिजरेंट है उनका देखा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने के कारण से हमें क्या होता है, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो प्रोसेस है वो इजीली सिस्टम से हीट को एब्जॉर्ब करता है और सिस्टम को कन्फाइंड स्पेस को ठंडा कर देता है। तो इस कारण से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है लो होना चाहिए ताकि वो सिस्टम को जाम ना कर दे, चोक ना कर दे। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेटेंट हीट वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेटेंट हीट होता है, हम लोग जानते हैं कि जब वो कोई सब्सटेंस अपना फेज को चेंज करते हैं, फेज को गैस से लिक्विड या फिर लिक्विड से आइस हो गया, तो उस समय जो हीट एब्जॉर्ब करता है या फिर छोड़ता है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो रेफ्रिजरेंट का लेटेंट हीट क्या होना चाहिए, ये भी लेटेंट हीट भी क्या होना चाहिए, हाई लेटेंट हीट वैल्यू होना चाहिए। अब समझते हैं क्यों। देखो, जब रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन होने के बाद इवापोरेटर में जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, वो वेपर और लिक्विड का मिक्सचर फॉर्म पे जाएगा। जाने के बाद वो यहां से जब पास करेगा तब वो स्पेस से क्या करेगा, हीट को लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और स्पेस को क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो अगर इसका लेटेंट हीट हाई होता है तब वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा हीट को वहां से एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो है इवापोरेट होके, बॉयल होके वेपर में बन जाएगा। तो फिर ज्यादा से ज्यादा स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर इसका लेटेंट हीट वैल्यू कम होता है तो वो क्या करेगा, सिस्टम से जो स्पेस है वहां से कम हीट लेने के बाद ही तुरंत ही वेपर बन जाएगा, तो वो जगह ठीक से ठंडा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हाई लेटेंट हीट वैल्यू होता है तो वो सिस्टम जो स्पेस है वहां से ज्यादा हीट को उठाएगा, लेने के बाद वेपर बनेगा और स्पेस को ठंडा कर देगा। इस कारण से उसका लेटेंट हीट वैल्यू क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट का हाई होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये एक टेम्परेचर होता है जिसके बाद, उस टेम्परेचर के बाद कोई भी सब्सटेंस फेस को टोटली चेंज कर लेता है और उस फेस से वो प्रीवियस फेस में नहीं आ पाता है। क्या समझे हम लोग, जैसे मान लो पानी है, जैसे एटमॉस्फेरिक गैस है, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद प्रेशर और टेम्परेचर के बाद वो क्या हो गया, लिक्विड में हो गया, ट्रांसफर हो गया। फिर वो लिक्विड से गैस नहीं आ सकता है। एटमॉस्फेयर में सारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो गैस फॉर्म में है। अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस कर जाता है तो वो लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा और लिक्विड से फिर गैस में नहीं आ सकता है। तो वैसे ही रेफ्रिजरेंट जो होता है, रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। क्यों, ये जो ग्राफ का जो ये पोर्शन है वो दर्शाता है किसी भी रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल पॉइंट को। अगर हम लोग इसको ना लेके अगर स्मॉल क्रिटिकल वैल्यू वाला कोई भी रेफ्रिजरेंट लेते हैं तो देखो, स्मॉल अगर उसका वैल्यू होता है तो वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट सर्टेनली ही अपना फेस को चेंज कर जाएगा। अगर वो गैस फॉर्म में है तो यहाँ तुरंत ही इसका टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, वो चला जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के बाद वो तुरंत फिर गैस फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम लोग जानते हैं हम क्या करते हैं, पहले कंप्रेसर में कंप्रेशन जब होता है तब वो वेपर स्टेट में होता है, फिर कंडेंसर में जाने के बाद लेटेंट हीट और स्पेस सेंसिबल हीट छोड़ने के बाद वो लिक्विड में आता है। तो वहां पे वो कंटिन्यूअसली स्पेस को चेंज करता रहता है। अगर हम लोग लो क्रिटिकल पॉइंट वाला कोई भी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं तो तुरंत ही वो फेज को चेंज कर जाएगा और फिर दूसरे फेज में नहीं आ पाएगा। इस कारण से हम लोग जो रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे उसका क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू हाई होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जब हम लोग जानते हैं कि तेल का विस्कोसिटी होता है, तो जैसे हनी और वाटर को हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो देखना, हनी को अगर ऐसे पोर करने का कोशिश करते हैं तो वो इजीली फ्लो नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। पानी तुरंत हो जाता है, हनी धीरे धीरे होता है। तो वो जो मैटर है वो विस्कोसिटी से रिलेटेड है। तो अगर कोई रेफ्रिजरेंट हम ऐसा यूज करते हैं जिसका विस्कोसिटी बहुत हाई है तो वो क्या होगा, विस्कोसिटी हाई मतलब वो कॉपर पाइपलाइन पे फ्लो नहीं कर पाएगा, इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उसको इजीली फ्लो करना जरूरी है रेफ्रिजरेंट को, हर एक सिस्टम में जाना जरूरी है, कंप्रेसर हो, कंडेंसर हो, एक्सपेंशन हो, इवापोरेटर हो,
सारे सिस्टम में उसको इजीली फ्लो करना जरूरी है। इस कारण से जो है विस्कोसिटी क्या होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, लो होना चाहिए, ताकि इसका फ्लूइडिटी जो है, उसका चाल जो है हमेशा इजीली बना रहे, फ्लो हमेशा होता रहे। तो इस कारण से विस्कोसिटी क्या होगा, लो होगा। देन पॉइंट है स्पेसिफिक। देखो यहां पर पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, उसका अगर डेफिनेशन हम लोग देखें, दैट इज रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम टू इट्स मास। अगर फिक्स्ड मास हम लोग क्वांटिटी या फिर जो ग्राम किलो वो होता है उसका मास। अगर फिक्स्ड मास पे हम लोग वॉल्यूम देखें, अगर रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम बहुत हाई होगा तो वो क्या होगा, कंप्रेसर में कंप्रेस करने के लिए उसको स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। और स्पेस अगर बहुत ज्यादा चाहिए कंप्रेसर का, उसको कंप्रेस करने के लिए, तो कंप्रेसर का साइज बढ़ जाएगा, और कंप्रेसर का साइज बढ़ जाएगा तो उसको वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा। और अगर स्पेस हम नहीं बढ़ाते तो वो कंप्रेसर के ऊपर कार्य क्षमता ऊपर इफेक्ट करेगा। इस कारण से स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंप्रेसर का वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर इफेक्ट आएगा, उसका सीओपी डाउन हो जाएगा। फॉर दैट रीजन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होना चाहिए रेफ्रिजरेंट का, लो होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रॉपर्टी यहां क्यों आ रहा है, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज करेंगे, अगर वो किसी भी कारण से जो मोटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया फेड किया जा रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी रेफ्रिजरेंट के थ्रू पूरा सिस्टम में अगर पास हो जाता है तो क्या होगा, पूरा सिस्टम शॉक हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली शॉक हो जाएगा। तो अगर कोई ऑपरेटर उसको टच करता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिस कारण से इसका रेफ्रिजरेंट का डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, वेरी हाई डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। तो क्या समझे हम लोग, जो रेफ्रिजरेंट होता है उसका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ये है कुछ 7 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे रेफ्रिजरेंट के प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे वो एनवायरमेंटली सेफ्टी होना चाहिए। जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या होता है, एक तरह का केमिकल कंपाउंड्स होता है। अगर वो केमिकल कंपाउंड्स किसी भी तरह से लीक हो जाता है, किसी भी तरह से रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वो एटमॉस्फेयर को खराब नहीं करना चाहिए। एटमॉस्फेयर को कैसे खराब करता है, वो जो एटमॉस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालना चाहिए, या फिर पर्यावरण का जो ओजोन स्तर है उसको खराब नहीं करना चाहिए, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को हाई नहीं करना चाहिए। तो वो होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो रेफ्रिजरेंट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, वो एनवायरमेंटली सूटेबल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इजीली अवेलेबल होना चाहिए। रेफ्रिजरेंट ऐसा एक कंपाउंड है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमें हर बार कहीं और से मंगवाना पड़ेगा, इजीली अवेलेबल मार्केट में नहीं है, नहीं, रेफ्रिजरेंट इजीली अवेलेबल होना चाहिए। फिर एक पॉइंट आता है जो ऑपरेटर काम करेगा इसको रेफ्रिजरेंट को लेके, उसका हेल्थ के ऊपर उस रेफ्रिजरेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ताकि रेफ्रिजरेंट जब चार्ज कर रहा है या फिर रेफ्रिजरेंट लेके काम कर रहा है कोई बंदा, वो वहां से लीकेज हो जाए तो उस बंदे के शरीर पे कोई भी इफेक्ट डाल दे, वैसा नहीं होना चाहिए। तो और फिर क्या होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर में यूज कर रहे हैं या फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो पार्ट्स है, विभिन्न पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। कैसे, जैसे रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं, वो अगर जाके कोई पार्ट को इरोड या कोरोड कर दे तो फिर पार्ट खराब हो जाएगा। इस कारण से उसका केमिकल स्टेबिलिटी बना रहना चाहिए, वो किसी भी पार्ट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, वो तो आप नोट बना लोगे, और अगर जो पॉइंट्स मैंने उसके बाद डिस्कस किया वो भी पॉइंट आप लोग मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के नोट बना सकते हो। तो ये था रेफ्रिजरेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर डिटेल डिस्कशन। आप ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है उस पॉइंट्स को एक बार दो बार रिपीटेड करके आप देखो, आपको समझ में आएगा। और अगर कोई पॉइंट पे आपको डिस्कशन का और ज़रूरत है, कुछ और समझना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।